नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो में अपन फिजिकल एजुकेशन की 8th यूनिट बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आप देखते रहिएगा इस वीडियो को और इस वीडियो के एंड में मैं आपको करवाने वाला हूँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आते रहते हैं। तो इस वीडियो में अपन सीबीएसई के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूरे कोर्स को देखने वाले हैं और यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ बहुत ही अच्छे नोट्स भी बनाए हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन हाँ, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तभी रहेंगे जब आप इस कंप्लीट वीडियो को देखने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो में मैंने एक नई चीज़ को भी इंट्रोड्यूस किया है जहाँ पर मैंने लेटेस्ट जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर है उसमें जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसी पैटर्न के अनुसार आपको और भी क्वेश्चंस कराए हैं, साथ ही वो वाले क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करवाए हैं। साथ ही मैंने आपको बताया भी है कि अपने पूरे नोट्स के अंदर कहाँ पर से वो क्वेश्चन को पिक किया गया है। तो ये जो कंप्लीट वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसको आप एंड तक जरूर से देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन फिजिकल एजुकेशन की 8th यूनिट को। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन की यूनिट 8 जो कि है बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। तो आइए सबसे पहले अपन देख लेते हैं इसके यूनिट कंटेंट्स की इस यूनिट में अपने को क्या क्या पढ़ना है। तो अपने को सबसे पहले पढ़ना है मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स जो कि अपने चैप्टर का नाम भी है। देन अपन पढ़ेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, जैसे अपने पास आ जाएंगे इसके अंदर फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन एंड देन अपन देखने वाले हैं न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन और उनके एप्लीकेशन स्पोर्ट्स के अंदर। साथ ही इस पूरी यूनिट के पहले मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ सीबीएसई के सैम्पल पेपर में आए हुए कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिससे अपने को अंदाज़ा लग जाएगा कि किस लेवल पर अपने को इस यूनिट में पढ़ाई करनी है। तो ये एक नया एलिमेंट है जो कि मैंने इस वीडियो में इंट्रोड्यूस किया है और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि 2021 के अंदर सैम्पल पेपर में एक क्वेश्चन आया है, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल इंक्रीज एज द नेट फोर्स इंक्रीजेस डिपेंडिंग ऑन इट। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को अपन लास्ट में बिल्कुल अच्छे से डील करेंगे। जैसे ही मैं आपको सबसे पहले ये चैप्टर पढ़ा दूंगा उसके बाद आप खुद भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। तो अब की बार सीबीएसई ने 2 मार्क्स में इस तरह के क्वेश्चंस को भी इंट्रोड्यूस किया है जो कि है आइडेंटिफाई द ह्यूमन मूवमेंट्स एंड गिव देयर नेम्स। तो आपको इनको आइडेंटिफाई करके उनका नाम आपको यहाँ पर लिखना है, मतलब अपनी नोटबुक के अंदर लिखना रहेगा। तो इस तरह की इमेजेस दे रखी है तो अपन बिल्कुल इमेजेस के माध्यम से ही इस पूरी यूनिट में आगे पढ़ने वाले हैं। देन अपन देखेंगे कि 3 मार्क्स में क्या क्या सीबीएसई ने क्वेश्चन दिए इस साल के सैम्पल पेपर के अंदर। तो यहाँ पर सीबीएसई ने दे रखा है कि आपको न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन बताने हैं, उसके इम्प्लीकेशंस बताने हैं स्पोर्ट्स के अंदर। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को भी अपन बहुत ही अच्छे से डील करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपन अपनी इस यूनिट को जिसमें फर्स्ट टॉपिक था मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स। तो देखिए जो बायोमैकेनिक्स ये शब्द है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायो प्लस मैकेनिक्स। बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और मैकेनिक्स का मतलब होता है ये एक फिजिकल साइंस की ब्रांच है जो कि डील करती है फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी वेदर द बॉडी इज इन मूविंग पोजीशन या फिर वो स्टैटिक कंडीशन में। तो अगर अपन इसकी कंप्लीट डेफिनेशन देखें तो ये एक स्टडी होती है फोर्सेस की और उनके इफेक्ट की ऑन ह्यूमन बींग्स इन मूविंग और स्टैटिक कंडीशन। आगे अगर अपन बढ़ते हैं तो देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है बायोमैकेनिक्स का। तो ये मैंने आपको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से बताया जिसको आप आराम से अपने एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस बार के सीबीएसई के सैम्पल पेपर में कई बार जिक्र हुआ है फ्लो चार्ट का कि आप फ्लो चार्ट के माध्यम से हमें एक्सप्लेन कीजिए। तो मैंने इस यूनिट में फ्लो चार्ट का भी यहाँ पर भरपूर उपयोग किया है। जैसे आप बायोमैकेनिक्स को यूज़ कर सकते हो इन सिलेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्निक। देन आप डेवलप कर सकते हो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को जो कि एडवांस इन नेचर हो। अपन डेवलप कर सकते हैं न्यू ट्रेनिंग मेथड्स को, स्पीड अप कर सकते हैं रिकवरी प्रोसेस को। देन प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को स्पोर्ट्स इंजरीज से, इंप्रूव कर सकते हैं स्पोर्ट्स की स्किल को और मूवमेंट इकोनॉमी को अपन यहाँ पर इंश्योर कर सकते हैं। मूवमेंट इकोनॉमी मतलब कितने कम एनर्जी में आप किसी भी मूवमेंट को परफॉर्म करते हो, तो उसको बोलते हैं अपन मूवमेंट इकोनॉमी। तो जितनी आप एनर्जी बचाओगे उतना ही ज़्यादा आपका स्टेमिना और एंड्योरेंस हो जाएगा। चलिए बढ़ते अपन आगे और बायोमैकेनिक्स का अपन डिटेल में देख लेते हैं। कभी अगर आपको 5 मार्क्स में लिखने में आ जाता है कि व्हाट इज़ बायोमैकेनिक्स एंड व्हाट आर दी वेरियस उसके अपने पास होते हैं इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस तरह का फ्लो चार्ट बनाना है एंड देन आपको डिटेल में उसको एक्सप्लेन कर देना है। अब क्या एक्सप्लेन करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट आ जाएगा इंप्रूवमेंट ऑफ टेक्निक। तो बायोमैकेनिक क्या करता है, ये हेल्प करता है आपको इन इम्प्रूविंग द टेक्निक, क्योंकि आपको हर एक मूवमेंट का इफेक्ट पता है कि इससे क्या होने वाला है, कितना फोर्स अप्लाई होगा, क्या होगा। तो उससे क्या होगा, आप मतलब अपनी टेक्निक्स को इम्प्रूव कर पाएंगे और इससे आपको बेटर रिजल्ट, बेस्ट रिजल्ट मिलने वाला है। आगे अपन बढ़े तो सेकंड आ जाएगा अपने पास इंप्रूवमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स। तो आप देखिएगा सब में आपको पॉइंट्स तो याद रहने ही चाहिए, तो ये सारे पॉइंट्स आप याद कर लीजिएगा। अंदर तो अपन अपने मन से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में डायरेक्ट आपको मतलब पूरा पूरा ये कहीं छाप के आने की जरूरत नहीं, बस हाँ अगर आप पॉइंट्स याद रख लेंगे तो बहुत आसानी आपको हो जाएगी।
तो जैसे अपन एक एग्जाम्पल के तौर पर लें कि आप हाई जंप के अंदर पहले ही देख लेंगे कि कितनी मैट की थिकनेस अपन रखें जिससे अपने को इंजरी के चांसेस कम हो जाए। तो यहाँ पर अपन इंक्रीज़ कर सकते हैं थिकनेस ऑफ मैट, और ऐसे कई सारे इक्विपमेंट्स हैं जिसमें अपन इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ सालों पहले क्रिकेटर की बॉल लगने से मौत हो गई थी सर पर, तो उसके बाद हेलमेट्स के अंदर बहुत सारे इंप्रूवमेंट किए गए और वहाँ पर बायोमैकेनिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। देन अपने पास थर्ड पॉइंट है इंप्रूवमेंट इन ट्रेनिंग मेथड। तो बेटर रिजल्ट लाने के लिए आप क्या कर सकते हो, बायोमैकेनिक्स का यूज़ कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर आइसोटेनिक मेथड को यूज़ किया जा सकता है टू डेवलप स्ट्रेंथ, पहले नहीं किया जाता था, अब किया जाने इसको लग गया है। देन डेवलपमेंट ऑफ स्किल, सो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड, इसको यूज़ किया जाता है जिससे आपकी स्किल के अंदर डेवलपमेंट लाया जा सके। फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट इन द स्किल ऑफ फील्डिंग इन क्रिकेट। तो आजकल आप देखते होंगे जैसे आप IPL के कभी आप सेशंस देखते होंगे, फिटनेस सेशंस, तो वहाँ पर आप देखे होंगे वेरियस बायोमैकेनिक्स की ट्रिक्स लगाई जाती है, वहाँ पर उसको यूज़ किया जाता है ताकि स्किल्स को डेवलप किया जा सके। देन अपन अब देखते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और CBSE मतलब हर साल यहाँ से या तो MCQs पूछता है या फिर यहाँ से 3 मार्क क्वेश्चन 2 मार्क क्वेश्चन अक्सर पूछता ही रहता है, तो बिल्कुल इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ प्लेन्स के बारे में, क्योंकि अक्सर प्लेन की चर्चा होगी जब हम इन चारों मूवमेंट्स को पढ़ने वाले हैं। तो पहला होता है सेगिटियल प्लेन। तो सेगिटियल प्लेन क्या करता है, आपकी बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है इस टाइप से कि साइड वाइज यहाँ पर पार्टीशन हो जाता है ना, दिस साइड एंड दिस साइड। तो जहाँ पर साइड वाइज वो होता है पार्टीशन, उसको बोलते हैं अपन सेगिटियल प्लेन। ऐसे ही एक होती है सेगिटियल एक्सिस, तो जो एक्सिस यहाँ से पास करेगी उसको सेगिटियल एक्सिस बोलेंगे। हॉरिजॉन्टल प्लेन आपकी बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, अपर हाफ लोअर हाफ। देन उसके बाद फ्रंटल प्लेन क्या करेगा, आपकी बॉडी को इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रंट साइड और बैक साइड। इस तरह से जब डिवाइड होता है तो उसको बोलते हैं फ्रंटल प्लेन। तो इन तीनों प्लेन की आप इमेज अपने दिमाग में रखिएगा जब हम आगे इन चारों मूवमेंट्स को डिस्कस कर रहे होंगे तब। तो बढ़ते हैं अपन आगे की साइड, और फर्स्ट टॉपिक अपने पास आ जाता है एबडक्शन। तो एबडक्शन में क्या होता है, अपन अपने बॉडी पार्ट्स को करते हैं मूव अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। तो फॉर एग्जांपल ये अपनी मिड लाइन ऑफ द बॉडी है, और जब अपन यहाँ से अपने बॉडी पार्ट्स को साइडवेज, ठीक है, एक वर्ड का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है यहाँ पर, और वो है साइडवेज। तो जब आप साइडवेज मूवमेंट कर रहे होंगे अपने बॉडी पार्ट्स की तो उसको बोलते हैं अपन एबडक्शन, और यहाँ पर मूविंग अवे फ्रॉम द बॉडी हो जाएगा। और अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो अपने आगे जो अपने सैम्पल पेपर 2021 का क्वेश्चन देखा था उसमें सेम डिक्टो यही की यही इमेज थी, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, वहाँ पर अपने को क्या फील करना रहेगा, एबडक्शन। देन यहाँ पर अगला जो पॉइंट लिखा हुआ है वो ये है, इट ऑलवेज अकर्स ऑन फ्रंटल प्लेन एंड सेगिटियल एक्सिस, ठीक है। तो फ्रंटल प्लेन कौन सा होता है, अपनों ने अभी देखा, ये हो गया फ्रंटल प्लेन। तो देखो मूवमेंट कहाँ पर होगा, हाथों का इस प्लेन के अंदर होगा, और सेगिटियल एक्सिस मतलब इस एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ पर जो मूवमेंट हमेशा होगा वो अकर होगा ऑन द फ्रंटल प्लेन एंड सेगिटियल एक्सिस, इसका आपको ध्यान रखना है। सिर्फ आप फ्रंटल प्लेन भी लिख के आओगे तो भी आपका वहाँ पर काम बन जाएगा। अगर अपन इसका एग्जाम्पल लिखें तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, मूविंग ऑफ हैंड इन साइड वाइज डाइसेक्शन। तो साइड वाइज डाइसेक्शन या डायरेक्शन में जब आप अपने हैंड्स को मूव करेंगे तो वो एक इसका परफेक्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। देन अगला आ जाएगा अपने पास इसका अपोजिट एडक्शन। एडक्शन में क्या हो रहा है, जब आपके हाथ नीचे आ रहे हैं, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं कि आपके बॉडी में कुछ एडिशन हो रहा है। जैसे पहले आपकी बॉडी सिर्फ इतनी थी, अब जैसे ही हाथ आ गए तो आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, कुछ एडिशन हो रहा है। इस तरह से आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में हम अक्सर भूल जाते हैं एडक्शन कौन सा है और एबडक्शन कौन सा है। तो एडक्शन में मैं ऐसे याद करवाता हूँ बच्चों को कि जब थोड़ा सा एडिशन हो रहा हो अपनी बॉडी के अंदर तो उसको बोलते हैं अपन एडक्शन। देखो पहले यहाँ थे हाथ, लेकिन यहाँ से यहाँ जैसे आए आपकी बॉडी में थोड़ा सा और एडिशन हो गया तो उसको बोलेंगे अपन एडक्शन। तो इसका पॉइंट यही है कि व्हेन द मूविंग पार्ट कम टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी आपके पास में आ जाएगा तो उसको बोलते हैं एडक्शन। इसका एग्जांपल हो जाएगा बैक हिज हैंड टू अटेंशन पोजिशन, है ना। तो अटेंशन पोजिशन में जब आप खड़े होते हैं तो एक एग्जांपल है एडक्शन का। देन अगला अपने पास आ जाएगा फ्लेक्शन। तो फ्लेक्शन भी अक्सर एग्जाम में आता है और इस बार ही 2021 के सैम्पल पेपर में भी ये आया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है, इट इज़ दैट मूवमेंट इन विच द जॉइंट ऑन विच मूवमेंट अकर्स। तो ये एक ऐसा मूवमेंट होता है जिसमें जॉइंट पर मूवमेंट अकर होता है, ये जॉइंट ही जॉइंट, ठीक है। तो जॉइंट्स पर जब मूवमेंट अकर होता है उसको बोलते हैं फ्लेक्शन। और यहाँ पर होता है डिक्रीज इन एंगल बिटवीन द बोन ऑफ दैट जॉइंट, और जॉइंट के जो बोन रहती है उसमें डिक्रीज इन एंगल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आप मेरा हाथ देख पा रहे होंगे अभी, तो हाथ में ये अपना जॉइंट है, तो ये जॉइंट को जैसे मैं अपने हाथ को चेस्ट के पास में लाऊंगा, अपने दोनों हाथों को जैसे मैं चेस्ट के पास में लाऊंगा, इस मूवमेंट को अपन बोलेंगे फ्लेक्शन। और इसका अपोजिट अपन आगे पढ़ेंगे, उसको बोलेंगे एक्सटेंशन।
तो यहाँ पर इसका इट ऑलवेज अकर्स एट अ सेगेटियल प्लेन एंड फ्रंटल एक्सिस। तो वापस आपको सेगेटियल प्लेन बताते हैं कि कहाँ पर है अपना सेगेटियल प्लेन। तो ये जो मूवमेंट होगा वो हमेशा कहाँ पर होगा, सेगेटियल प्लेन पे। देखो ये वाला जो प्लेन है जैसे ये, तो मूवमेंट कहाँ पे हो रहा है, सेगेटियल प्लेन। और जो अपना एडक्शन एबडक्शन में मूवमेंट कहाँ पे हो रहा है, साइड वाइज मूवमेंट हो रहा है। साइड वाइज कौन सा प्लेन है, फ्रंटल प्लेन। तो इसका आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते अपन आगे की साइड। अगला जो अपना है टॉपिक वो है एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन क्या होता है इसको अपन देख लेते हैं। बिल्कुल इसका अपोजिट होता है और इसमें एंगल इंक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एंगल डिक्रीज हो रहा था, तो अपन जैसे इसको आगे की साइड करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, वैसे यहाँ पर क्या होगा, एंगल इंक्रीज होगा। तो बिल्कुल आप इसको इसी तरह से भी याद कर सकते हैं। एक्सटेंशन मतलब एक्सटेंड, किसी भी चीज़ को एक्सटेंड कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ये भी हमेशा सेगेटियल प्लेन पर ही होगा और फ्रंटल एक्सिस पर होगा। एग्जाम्पल हो जाएगा स्ट्रेथनिंग ऑफ द एल्बो फ्रॉम बेंडिंग पोजिशन से एल्बो को स्ट्रेट करना। देन अपने पास टाइप्स ऑफ मूवमेंट का मैंने यहाँ पर एक फ्लो चार्ट भी बना दिया है। कभी एग्जाम में आपसे पूछ ले कि ड्रॉ ए फ्लो चार्ट ऑन टाइप्स ऑफ मूवमेंट, तो बिल्कुल इसी तरह का आप फ्लो चार्ट वहाँ पर बना के आ जाएंगे तो आपको परफेक्ट मार्क्स मिलेंगे। दो चीज़ आपको मेंशन करनी है, एक तो होता क्या है उसमें, जैसे फ्लेक्शन में डिक्रीज इन एंगल होता है, कौन से प्लेन पर होता है और कौन सी एक्सिस पर हो सकता है वो भी लिख सकते हैं। अगला और लास्ट टॉपिक आ जाता है न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन और देयर एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। तो 2020 का जो फिजिकल एजुकेशन का पेपर हुआ था वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आया था, 2019 में भी ये क्वेश्चन आया था, अभी 2021 के सैम्पल पेपर में भी ये क्वेश्चन है, 2020 के सैम्पल पेपर में भी ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे CBSE के सिलेबस का, तो इसको जरूर से पढ़िएगा। यहाँ पर भी मैंने फ्लो चार्ट बनाया ताकि बाई चांस अगर एग्जाम में आ जाता है कि ड्रॉ ए फ्लो चार्ट और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो बिल्कुल आप इसको बना के आ सकते हैं। याद रखिएगा, फर्स्ट लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, थर्ड लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। तो MCQ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज, 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। लॉ ऑफ इनर्शिया पर आपको टिक करना रहेगा। तो ये जो सारे लॉज हैं इसको किसने यहाँ पर बनाया है, तो सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, ये रहे अपने न्यूटन महाराज और इन्होंने इन लॉज को बनाया है जहाँ पर ये दर्शाते हैं मोशन ऑफ मैसिव बॉडीज़ एंड हाउ दे इंटरेक्ट। ठीक है, किस तरह से मोशन करती है मैसिव बॉडीज़ और कैसे वो इंटरेक्ट करती है। देन उसके बाद न्यूटन ने पब्लिश किया है इन सभी लॉज को 1687 में अपने वर्क में, अपनी बुक में, जिसका नाम था प्रिंसिपिया मैथमेटिका। तो बिल्कुल आप अपने एग्जाम में इसी तरह से कभी अगर 5 मार्क्स में या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो इसी तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं कि न्यूटन इन हिज बुक प्रिंसिपिया मैथमेटिका इन 1687 पब्लिश्ड 3 लॉज ऑफ मोशन। बहुत ही तगड़ा स्टार्ट है और मज़ा आ जाएगा जैसे ही एग्जामिनर इस लाइन को पढ़ेगा। चलिए देख लेते हैं एक एक करके सभी लॉज को। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सभी लॉज वैसे भी ऑलरेडी आपने 9th 10th में पढ़ ही रखे हैं, तो बस वही यहाँ पर आएगा, उससे ऊपर लेवल का नहीं आएगा। सो एनी ऑब्जेक्ट विल बी रिमेनिंग इन इट्स पोजीशन अंटिल और अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। बिल्कुल यही लॉ है, एग्जैक्ट यही आपको वर्ड्स लिखने रहेंगे एग्जाम में। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन हाँ जो इसका मीनिंग है वो चेंज नहीं होना चाहिए। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इस अपन अगर इसके एग्जाम्पल्स लें तो एग्जाम्पल्स में अपने पास क्या आ जाएगा, व्हेन ए बुक इज प्लेस्ड ऑन ए टेबल। अगर किसी टेबल पर आपने बुक प्लेस की है तो वो स्टेशनरी पोजीशन में रहेगी अनलेस एंड अनटिल आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो। और बहुत सी बार क्या होता है जब अपन वॉकिंग करते हैं या फिर अपन ने किसी बॉल को रोल किया तो इस लॉ के अनुसार तो बॉल कभी रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन नेचर के अंदर एक फ्रिक्शनल फोर्स रहता है और वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या रहता है, एक एक्सटर्नल फोर्स रहता है जो कि एक्ट करता है तो चेंज द ऑब्जेक्ट स्टेट। अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स जो कि एक्सटर्नल फोर्स है इसको अपन हटा दें तो क्या होगा, जैसे आपने कोई फ्लोर पर बॉल रोल की, वो चलती जाएगी अनंत काल तक जब तक कोई आके उसको हाथ से स्टॉप ना कर दे। ठीक है, तो अपना जो फ्रिक्शन है ये भी एक्सटर्नल फोर्स है। बहुत सी बार एग्जाम में आपको कंफ्यूज किया जाता है कि फ्रिक्शन एक इंटरनल फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स है, तो आपको जरूर से एक्सटर्नल फोर्स लगाना है ना, वहाँ पर इंटरनल मत लगा के आना, क्योंकि बहुत सी बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स मतलब कोई हाथ लगा के स्टॉप करे तभी वो एक्सटर्नल रहेगा, जबकि ऐसा नहीं है। These forces do not exist and the object would keep moving at uniform velocity and would never stop। तो ये बताया जा रहा है कि अगर ये फोर्सेस एक्सिस्ट न करें तो जैसे आप भी कहीं पर फिसले तो आप फिसलते ही चले जा रहे हैं, फिसलते ही चले जा रहे हैं, है ना, जब तक कोई आपको आके पकड़ ना ले। जबकि ऐसा नहीं होता, फिसले तो क्या होगा, थोड़ी सी दूर जाकर आप रुक जाएंगे क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स भी अप्लाई होने वाला है। चलिए, और यहाँ पर एक बहुत इसका क्लासिक एग्जाम्पल है जो कि बहुत सारे मैजिक शोज़ में और हर जगह इसको आप देखने को मिल जाता है, जहाँ पर क्या एक कॉइन रखा जाता है कार्डबोर्ड पे, कार्ड पर, और एकदम जब उसको बहुत स्पीड से खींचते हैं तो कॉइन क्या होता है, इन द स्टेट ऑफ इनर्शिया रहता है, स्टेट ऑफ रेस्ट में रहता है, और ये मेंटेन करता है अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को, क्योंकि अपन इतनी स्पीड से उसको खींचते हैं कि उसकी इनर्शिया ही चेंज नहीं होती है। तो ये एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है न्यूटन के फर्स्ट लॉ का। सेकेंड आ जाता है न्यूटन का सेकेंड लॉ, जिसको लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, और 2021 के सैम्पल पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आया है जो कि इस फॉर्मूले पे
से रिलेटेड है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, जो रेट ऑफ चेंज होती है एक्सेलरेशन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू दी फोर्स अप्लाइड ऑन दी ऑब्जेक्ट एंड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है फोर्स से और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये रहता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट से। तो जब अपन इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो अपने पास इक्वेशन आ जाती है फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब जब ये इक्वेशन आती है अपने पास फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के भी। ठीक है, तो बिल्कुल इसको याद रखिएगा। और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं ये जो गंजेश है मेहनत कर रहा है, एक तो क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है 40 kg वाली बॉल पर, एक ये फोर्स अप्लाई कर रहा है 400 kg वाली बॉल पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन किसको ज़्यादा मिलने वाला है, इसको ज़्यादा मिलेगा और इसको कम एक्सेलरेशन मिलेगा। वहीं पर अगर अपन फोर्स की बात की जाए, अगर दोनों को सेम डिस्टेंस मूव करवाना है, फॉर एग्जांपल 40 किलो की बॉल को भी अपने को 10 मीटर मूव करना है और इसको भी 10 मीटर मूव करना है, तो ज़्यादा फोर्स कहाँ पर लगाना पड़ेगा, यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें भी इस फॉर्मूले से डिराइव होती है, जो कि न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। तो सेकेंड लॉ अपने को शो करता है दैट इफ यू एक्सर्ट द सेम फोर्स ऑन द टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मास यू विल गेट डिफरेंट एक्सेलरेशन आपको मिलने वाला है, जैसे अपने प्रीवियस डायग्राम में भी देखा और यहाँ पर भी अपन देख सकते हैं। छोटी बॉल और एक ये वाली रोलिंग वाली बॉलिंग वाली बॉल है, ठीक है, दोनों को अगर आप वैक करोगे तो ज़्यादा दूर कौन सी जाएगी, ज़्यादा एक्सेलरेशन किसको मिलेगा, जिसका मास कम है। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सिंपल सी इक्वेशन है, इसको याद रखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। न्यूटन का थर्ड लॉ और बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको लॉ है ना LAW, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं। एंड ये है देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन टू ईच एंड एवरी एक्शन। तो या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, टू एवरी रिएक्शन देयर इज टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो एक्शन का रिएक्शन भी होना ही है। जैसे अगर आप इसकी नाव की एज पर रखकर इधर कूदोगे तो नाव भी क्या जाएगी, इस साइड जाएगी, मतलब इस साइड नाव जाएगी और आप इस साइड जाओगे। तो एक्शन और रिएक्शन का कंसेप्ट हर जगह अप्लाई होता है। एक और अगर अपन बात करें, जैसे अगर आप दीवार पर फोर्स लगा रहे हो तो दीवार भी आप पर फोर्स लगाएगी, तो उसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन का कंसेप्ट। बैलून आपने बहुत सी बार बचपन में काम किया होगा, बैलून में हवा भरी एंड देन उसको आप छोड़ते होंगे तो क्या, जैसे छोड़ा हवा नीचे जाएगी और बैलून ऊपर जाएगा। तो ये काम भी हो रहा है न्यूटन के थर्ड लॉ के कारण। एक और इसका अच्छा एग्जाम्पल है वो है रॉकेट का इंजन थ्रस्ट। तो जो भी नासा, इसरो ये सब जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें क्या होता है, रॉकेट को ऊपर छोड़ते हैं और यहाँ पर जो फ्यूल बर्न होता है, फ्यूल बर्न होने के कारण नीचे थ्रस्ट पैदा होता है, थ्रस्ट पैदा नीचे होता है, तो रॉकेट कहाँ प्रोपेल होता है, ऊपर की साइड वो प्रोपेल होता है। तो टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बिल्कुल आप यही लाइन यूं लिख के आ सकते हैं, पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो ये थे अपने इस पूरा चैप्टर, यहाँ से इस प्रकार कंप्लीट हो गया, छोटा सा चैप्टर था। चलिए अब देख लेते हैं CBSE के क्वेश्चंस, इनको सॉल्व करते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल इंक्रीज एज द नेट फोर्स इंक्रीजेस डिपेंडिंग ऑन इट। ठीक है, तो एक्सेलरेशन, फोर्स, दो चीज़ों की बात की गई है। तो एक और इनमें से क्या चीज़ है जो कि न्यूटन के सेकेंड लॉ में आती है, और वो है मास। ठीक है, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर आपको ये फॉर्मूला याद था तो डेफिनेटली आप यहाँ पर आंसर मास ही लगा के आने वाले हैं। देन यहाँ पर अपने को आइडेंटिफाई करना है इन ह्यूमन मूवमेंट्स को। तो देखो जहाँ पर भी साइडवेज आए तो वहाँ पर तो एबडक्शन एडक्शन रहेगा। अब कैसे याद पड़ेगा कौन सा एडक्शन है कौन सा एबडक्शन है, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। जहाँ पर भी यहाँ पर एडिशन हो रहा है कुछ, जैसे यहाँ पर हाथ यहाँ से आए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडिशन, तो ये हो जाएगा एडक्शन और ये हो जाएगा एबडक्शन। तो इस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं। और यहाँ पर जहाँ पर हाथ पास में आ रहा है उसको बोलते हैं फ्लेक्शन, जहाँ पर हाथ दूर जाएगा उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। ठीक है, सिंपल सा ये है। और अब की बार ये CBSE में 2021 के सैम्पल पेपर में ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। ये देखिए, तो ये रहा, अपनों ने इसके सही से आंसर्स यहाँ पर लिख दिए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं, तो वो है स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड एक्सप्लेन देयर इम्प्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, न्यूटन के सभी लॉस को आपको बताना है, फर्स्ट लॉ को, सेकेंड लॉ को, थर्ड लॉ को, और उनका आपको एक एक एग्जाम्पल भी देना है, एक एक एग्जाम्पल, उनका लॉ, और आपको कंप्लीट मार्क्स मिलने वाले हैं। इसमें आप थोड़ी सी प्रेजेंटेशन कर सकते हो, जैसे न्यूटन के 3 लॉ को आप या तो इस तरह से बता दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, या फिर आप इसको इस तरह से बता दो, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, या फिर आप यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बना दो जैसा आपने आगे बना रखा है। तो कोई सा भी अच्छा सा यहाँ पर आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, मज़ा आ जाएगा एग्जामिनर को। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज़ नॉट द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स। तो अगर हम चारों ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि सी इज़ नॉट द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग द फिजियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन बॉडी ये काम अपन यहाँ पर नहीं करते हैं। ठीक है, ये तो अपन बायोलॉजी में, एनाटॉमी में कहीं वहाँ पर करते हैं। देन न्यूटन सेकंड लॉ को क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ इनर्शिया रहता है फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन रहता है थर्ड लॉ। ठीक है, तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। लॉ ऑफ वेलोसिटी कुछ होता ही नहीं है।
आगे अपन बढ़े अपन थर्ड क्वेश्चन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, रिडक्शन। तो तीनों की जब अपन परफेक्ट डेफिनेशन मिलाएंगे तो सेकेंड इसका आंसर रहेगा, जहाँ पर फ्लेक्शन का मतलब होता है टूवर्ड्स, नहीं हाँ, फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, फ्लेक्शन का मतलब होता है ए का फर्स्ट इंक्रीज, एक सेकेंड थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ पर, एक बार वापस अपन इसको देखते हैं, खुद देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्लेक्शन में क्या होता है, डिक्रीज इन एंगल होता है, ठीक है, फ्लेक्शन में हो गया डिक्रीज इन एंगल। एक्सटेंशन में होता है इंक्रीज इन एंगल। एबडक्शन में होता है अपने पास, एडक्शन में क्या होता है जब अपन टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी जाते हैं, और एबडक्शन में जाते हैं अवे द मिड लाइन। तो इसमें से आप देख लेना एक बार कि कौन सा होना चाहिए, वैसे ये तो नहीं होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अपन आगे, बेंडिंग ऑफ एल्बो व्हेन आवर हैंड इज गोइंग टुवर्ड्स आवर चेस्ट। तो जब चेस्ट के पास आ रहे हैं तो उसको बोलते हैं फ्लेक्शन, जब दूर जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं एक्सटेंशन, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लेक्शन। आगे अपन बढ़े फिफ्थ क्वेश्चन, साइड वेज जा रहे हैं हैंड को व्हेन इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द बॉडी। अवे जा रहे हैं तो मतलब एबडक्शन, क्लोज आ रहे हैं मतलब कुछ एडिशन हो रहा है तो वहां पर आ जाएगा एडक्शन, ठीक है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों मैंने आपके लिए कमेंट बॉक्स में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी पिन अप कर रखा है और आपको उसका आंसर #ANS लिखकर अगली लाइन से स्टार्ट करना है। मैं आपके सभी आंसर्स को मॉनिटर करूंगा और बाई चांस अगर मुझे कोई गलती दिखती है, कोई सजेशन दिखता है तो मैं आपको वहीं पर रिप्लाई कर दूंगा। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को भी आप ज़रूर से दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।